नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आज जानते हैं लाइन में रिएक्टिव पावर के बारे में और समझते हैं पीक लोडिंग और ऑफ पीक लोडिंग में एक ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टिव पावर किस तरह से लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन या रिसीविंग एंड की वोल्टेज को प्रभावित करती है। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में जो बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन है या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है या मेजर यूटिलाइजेशन है वो अल्टरनेटिंग करंट के नेटवर्क्स में होता है। जरा जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट नेटवर्क्स में रिएक्टिव पावर क्या होती है। एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई नेटवर्क में एलिमेंट्स यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी लेते हैं उसे हम रियल एनर्जी या एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पावर सिस्टम के एलिमेंट्स में एक और एनर्जी एग्जिस्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में जिसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। जहां रियल पावर है वो यूजफुल वर्क के साथ एसोसिएट है, जैसे कोई मोटर रन करके मैकेनिकल पावर डेवलप कर रही है, कोई लैंप लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो पावर कंजम्पशन एक्चुअल में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है उसे हम रियल पावर कहते हैं। वहीं हमारे सर्किट नेटवर्क्स में कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं जैसे कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। वो जो वोल्टेज के साथ करंट एसोसिएट होने पर पावर कंज्यूम करते हैं या डेसिपेट करते हैं उस पावर क्वांटिटी को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। एक रिएक्टिव पावर ऑसिलेटिंग पल्सेटिंग नेचर की है, वो दोनों डायरेक्शन में सप्लाई से एलिमेंट की तरफ और एलिमेंट से सप्लाई की तरफ टू एंड फ्रो मूव करती है और उसकी फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 है। हम इस तरह की रिएक्टिव पावर को जो पल्सेटिंग वेव्स हैं उनकी करंट और वोल्टेज की पीक मैग्नीट्यूड्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर करते हैं। और हमारे पावर सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर की प्रेजेंस है वो वोल्टेज रेगुलेशन के एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती है। एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क में रिएक्टिव पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप रख सकती है और ये डिपेंड करेगा हमारी जो अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज की वेव्स है उसमें करंट का पीक वोल्टेज के पीक से पहले आता है कि बाद में आता है, करंट वोल्टेज से लीड करता है या लैग करता है। परंपरा के अनुसार जो इंडक्टिव एलिमेंट्स की रिएक्टिव पावर है जिसमें करंट वोल्टेज से लैग करता है उसे लोड के लिए पॉजिटिव माना जाता है। जब कोई लोड इंडक्टिव नेचर का है और वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है तो ऐसी रिएक्टिव पावर कंजम्पशन पॉजिटिव मानी जाती है। वहीं कोई अल्टरनेटिंग जनरेटर ओवर एक्साइटेड है, इंडक्टिव लोड की रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर की सप्लाईज को हम पॉजिटिव कहते हैं। जब कोई सर्किट एलिमेंट रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है तो वो सर्किट में वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को घटा देता है। वहीं अगर कोई कैपेसिटिव नेचर का लोड है तो ऐसा रिएक्टिव पावर कंजम्पशन हमारे इलेक्ट्रिक नेटवर्क में वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकता है। एक सर्किट में रिएक्टिव पावर का फ्लो या ट्रांसमिशन रियल पावर जितना आसान नहीं है। रिएक्टिव पावर का ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टिव पावर और कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर लोड के लिए ऑपोजिट कंपनसेटिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो अक्सर हम किसी इंडक्टिव लोड की रिएक्टिव पावर को साथ में लगे हुए कैपेसिटिव लोड से कंपनसेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रिएक्टिव पावर लोकली सप्लाई नहीं होती है और उसे हम रिमोट दूर से भेजना चाहेंगे तो हमारी लाइन में करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और लाइन के अक्रॉस रिसीविंग और सेंडिंग एंड के बीच में वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो रिएक्टिव पावर हम ट्रांसफर करते हैं किसी रिसीविंग एंड की वोल्टेज पे वो लाइन के सीरीज इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ जो रिलेशन रखती है वो बताता है कि रिएक्टिव पावर का ट्रांसपोर्टेशन है वो रिसीविंग और सेंडिंग एंड के बीच में वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज रेगुलेशन के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पावर सिस्टम में अगर लोड की रिएक्टिव पावर डिमांड और सप्लाई की रिएक्टिव पावर में बैलेंस नहीं होगा तो पावर सिस्टम में वोल्टेज का वेरिएशन रिएक्टिव पावर के ट्रांसफर के द्वारा बनेगा और जितनी लंबी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी जितना ज्यादा सीरीज इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा रिएक्टिव पावर के ट्रांसफर के दौरान वोल्टेज की रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। किसी पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर का मैनेजमेंट या वोल्टेज को स्टेबल रखने की जो ऑपरेशंस हैं उनके 3 बेसिक
ऑब्जेक्टिव हैं। हम रिएक्टिव पावर के मैनेजमेंट और बैलेंस से जो हमारा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हर जगह पे एडिक्वेट जो जरूरी वोल्टेज के लेवल्स हैं उन्हें मेंटेन रखते हैं, और ये नॉर्मल एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग के दौरान ही नहीं, हमें इमरजेंसी जो कंटीजेंसीज आ जाती हैं उन कंडीशंस पे भी सिस्टम में वोल्टेज के लेवल्स को एडिक्वेट रखना जरूरी है। अगर रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा अमाउंट में फ्लो करती हैं तो हमारी रियल पावर फ्लो के लिए लाइन में कैपेसिटीज कम हो जाती हैं और हम पाते हैं कि एक कंजेशन आ गया है, एक लिमिटेशंस आ गई हैं और हम अब ज्यादा मात्रा में रियल पावर का फ्लो नहीं कर पाएंगे। अगर लाइन में रिएक्टिव पावर का फ्लो ज्यादा है तो हमें इस तरह के रियल पावर फ्लो में जो रुकावट बाधाएं आती हैं रिएक्टिव पावर के ट्रांसफर से, इन्हें मिनिमाइज करना जरूरी है। जब हम रियल के साथ रिएक्टिव पावर फ्लो करते हैं लाइन में और रिएक्टिव पावर का अगर अमाउंट ज्यादा हो तो वो लाइन करंट को इंक्रीज कर देती है और लाइन के सीरीज रेजिस्टेंस में ओमिक कॉपर लॉस इंक्रीज हो जाते हैं। तो रिएक्टिव पावर की अमाउंट ज्यादा होने से सिस्टम में जो रियल पावर लॉसेस इंक्रीज होते हैं उन्हें भी लिमिट्स में रखना जरूरी है। चाहे ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन हो या अंडरग्राउंड केबल्स हो, हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में लाइन का रेजिस्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस और शंट कंपोनेंट के तौर पे कंडक्टेंस और शंट कैपेसिटेंस पूरी लाइन की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो रेड कलर में हमने शंट कंडक्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस दिखाए हैं, इनके रिलेटिव असर या मैग्नीट्यूड सीरीज में आर एल की कंपैरिजन में और शंट में जी सी की कंपैरिजन में कम होते हैं। तो हम एक सर्किट मॉडलिंग में आर और जी को नेग्लेक्ट करके लाइन को सीरीज में एक सेल्फ इंडक्टेंस और शंट में एक कैपेसिटर के डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में मान सकते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन में जब लोड करंट फ्लो करता है तो सीरीज इंडक्टर में करंट फ्लो से जो वोल्टेज आती है, वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और ऐसे सीरीज इंडक्टिव कंपोनेंट्स वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के तौर पे एक रिएक्टिव पावर कंजम्पशंस बनाते हैं और वो रिएक्टिव पावर आई स्क्वायर टाइम्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर मैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे लाइन के टोटल सीरीज इंडक्टेंस को एल समझूं तो आई स्क्वायर ओमेगा एल एक लाइन की इंडक्टिव रिएक्टेंस की इंडक्टिव रिएक्टिव पावर हो गई है। वहीं शंट कैपेसिटर में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट फ्लो होता है तो करंट और वोल्टेज में जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है वो एक कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर बनाता है, जिसे हम वी स्क्वायर अपॉन एक्स सी, और एक्स सी की जगह अगर मैं 1/ओमेगा सी लिखूं तो वी स्क्वायर ओमेगा सी कह सकता हूं। यहाँ सीरीज इंडक्टर पॉजिटिव रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहा है, वहीं जो शंट कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई या जनरेट करता है। दोनों की जो नेचर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट और कंपनसेटिंग प्रकार की है। ऐसी स्थितियों में किसी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो से किसी इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसे शंट कैपेसिटर के द्वारा जो करंट ड्रॉ किया जाता है उस करंट से जो रिएक्टिव पावर बनती है उससे कंपनसेट किया जा सकता है। एक ट्रांसमिशन लाइन में वो लोड या करंट की कंडीशन जिसमें इंडक्टिव रिएक्टिव पावर या इंडक्टिव रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर कैपेसिटिव रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर के इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कंपनसेटिंग ऑपोजिट नेचर के हैं, तो ऐसे करंट लोडिंग को हम सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कहते हैं। और हमें पता है कि जो कैपेसिटर वोल्ट एम्पियर या रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन जनरेट कर रही है वो वी स्क्वायर अपॉन एक्स सी या वी स्क्वायर ओमेगा सी पर फेज हो गया, जहां वी पर फेज वोल्टेज है। पर फेज मॉडलिंग करें और पर फेज करंट आई है, लाइन का इंडक्टिव रिएक्टेंस एल एक्सएल है, तो जो लाइन की इंडक्टिव रिएक्टिव पावर कंजम्पशंस है वो आई स्क्वायर एक्सएल, एक्सएल की जगह मैं अगर ओमेगा एल हूं तो आई स्क्वायर ओमेगा एल हो गई। तो एक फुल्ली कंपनसेटेड लाइन कैपेसिटिव करंट से जो रिएक्टिव पावर जनरेट करती है उतना ही अगर इंडक्टिव लोड की रिएक्टिव पावर कंजम्पशन हो तो रिएक्टिव पावर जो कैपेसिटिव पार्ट जनरेट कर रहा है और रिएक्टिव पावर जो लाइन का सीरीज इंडक्टर अब्सॉर्ब कर रहा है वो अगर मैं इक्वल कर दूं, ओमेगा यहाँ कॉमन कैंसिल आउट हो गया और वोल्टेज और करंट का जो रेशो है वो लाइन के पर यूनिट लेंथ सीरीज इंडक्टेंस और पर यूनिट लेंथ शंट कैपेसिटर के रेशो का स्क्वायर रूट हो गया है। और इस एल और सी के रेशो की जो स्क्वायर रूट की डायमेंशन है, यूनिट है, वो ओम है और इस ओमिक वैल्यू को हम सर्ज इंपीडेंस कहते हैं। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन की पर यूनिट लेंथ का सीरीज इंपीडेंस Z ओम पर मीटर हो और शंट एडमिटेंस Y महो पर मीटर हो तो जो Z और Y के रेशो की स्क्वायर रूट क्वांटिटी है इसे हम लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एक कॉम्प्लेक्स
क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम एक लाइन को लॉसलेस लाइन लें और उसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते समय जीरो कर दें और शंट कंडक्टेंस को भी जीरो मान लें, तो ऐसी लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो एल और सी के रेशो का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज इम्पीडेंस है। तो एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एक समान है, और एक ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू लगभग 500 ओम है, वहीं एक अंडरग्राउंड केबल्स के लिए ये वैल्यू 50 ओम के आसपास हो सकती है। और हमारा सर्ज इम्पीडेंस है वो एक प्योर रेजिस्टिव नेचर रखता है और वो एल और सी के रेशो का स्क्वायर रूट के बराबर है। हमने जाना कि एक लॉसलेस लाइन में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस एक समान है, और ऐसी एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को सर्ज इम्पीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस से टर्मिनेट कर दिया जाए तो ऐसी लाइन को हम फ्लैट लाइन या इनफाइनाइट लाइन कहेंगे। और ऐसी फ्लैट या इनफाइनाइट लाइन में पूरी लाइन की सभी जगहों पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एक समान रहेगा, अर्थात रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड की वोल्टेज एक समान रहेगी। पूरी लाइन में करंट और वोल्टेज की फेज इंस्टेंट भी आइडेंटिकल रहेंगी, करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ऐसी सर्ज इम्पीडेंस से टर्मिनेट की गई ट्रांसमिशन लाइन अपनी रिएक्टिव पावर को खुद ही कंपनसेट कर लेगी, अर्थात जो लाइन का सीरीज इंडक्टेंस रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहा था वो रिएक्टिव पावर शंट कैपेसिटेंस वाले एलिमेंट से सप्लाई कर दी जाएगी, और इसीलिए फुल्ली कंपनसेटेड रिएक्टिव पावर होने के कारण लाइन में कहीं भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि जो लाइन का इंडक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था उतनी ही वोल्टेज में इंक्रीमेंट या बूस्टिंग शंट कैपेसिटेंस ने कर दी है। किसी पावर ट्रांसमिशन लाइन के लोड को हम मेगावाट यूनिट में पढ़ना पसंद करते हैं, और अगर कोई लॉसलेस लाइन सर्ज इम्पीडेंस के साथ टर्मिनेट की गई है तो ऐसी लाइन की लोडिंग को हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL कहते हैं, और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का मेगावाट में मैग्नीट्यूड लाइन की जो किलोवोल्ट में लाइन वोल्टेज है उसके स्क्वायर में सर्ज इम्पीडेंस की जो ओमिक वैल्यू है उसे डिवाइड करने से आ जाएगी। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के समय लाइन में जो टोटल रिएक्टिव पावर है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर फुल्ली कंपनसेट होने के कारण जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर शंट कैपेसिटेंस जनरेट कर रहा है वही सीरीज के इंडक्टेंस के द्वारा जो लाइन है उसमें कंज्यूम हो गया है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के दौरान पूरी लाइन में जो वोल्टेज की प्रोफाइल है वो यूनिफॉर्म फ्लैट रहती है, जिसका मतलब है कि सेंडिंग और रिसीविंग एंड दोनों की वोल्टेज सेम रहेगी अगर हमारी लाइन में सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है। अगर एक लाइन में करंट सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर है तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे वोल्टेज का एक समान नेचर रहता है। अक्सर हम लाइनों के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए लोडिंग को सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से ज्यादा रखते हैं, और ऐसी लाइन फुल लोड लोडिंग की कंडीशंस पे रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है उसे सेंडिंग एंड से कुछ कम पाती हैं और लाइन में एक सिग्निफिकेंट वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। अगर हम ऐसी लाइनों में शंट कैपेसिटर लगाकर लोडिंग को कंपनसेट करें तो इन वोल्टेज रेगुलेशन की परेशानियों को कंपनसेट कर सकते हैं। वहीं अगर एक लाइन ऑफ पीक लोड कंडीशंस में अंडरलोडेड या नो लोड कंडीशंस पे है या उसकी लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड की वोल्टेज से ज्यादा आएगी और एक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन लाइन में आ जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में हमें रिसीविंग एंड पे लोड को एक इंडक्टेंस के साथ कंपनसेट करना चाहिए ताकि हमारी रिसीविंग एंड की वोल्टेज नॉर्मल रिक्वायर्ड वोल्टेज कंडीशन से बहुत ज्यादा ना होके नॉर्मल रेटेड वोल्टेज कंडीशंस पर आ जाए। तो अगर लाइन में सर्ज इम्पीडेंस से ज्यादा लोड रहता है जो कि नॉर्मली पीक लोड कंडीशंस पे रहता है तो वोल्टेज रेगुलेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व करने के लिए हमें लाइन के शंट में कैपेसिटर बैंक्स लगानी हो सकती है। वहीं अंडरलोडेड कंडीशंस पे ऑफ-पीक आवर्स में हमें शंट रिएक्टर्स लगाकर लाइन को कंपनसेट करना जरूरी हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर ऑपरेशंस के लिए वोल्टेज को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा वोल्टेज की मैग्नीट्यूड्स बदलने पर हमारे जनरेटर और मोटर्स में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर के फ्लो से लाइन में ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ऐसा पावर सिस्टम जिसमें वोल्टेज रेटेड कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है वो डिस्टर्ब
डिस्टर्बेंसेस को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा और उसमें वोल्टेज की कलप्स होने की स्थितियां भी हो सकती हैं। अगर एक लोड की रिएक्टिव पावर डिमांड को हम पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन से रिसीविंग एंड की वोल्टेज कम हो जाएगी और कम वोल्टेज पे वहां कनेक्टेड सभी पावर इक्विपमेंट्स सेम रियल पावर बनाने के लिए ज्यादा करंट जब ड्रॉ करेंगे तो इंक्रीज्ड करंट से जो लाइन के सीरीज इंडक्टेंस है वो और ज्यादा रिएक्टिव पावर की कंजम्पशंस करेंगे, उससे हमारी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप्स की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे कम्युलेटिव एक्शन से अंडर वोल्टेज कंडीशंस में ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप हो सकती हैं। जब कोई लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो वो दूसरी लाइनों में ओवरलोडिंग कर सकती हैं और इस तरह से एक कैस्केडिंग फेलर जैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पावर सिस्टम में या ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कलेप्स हो सकता है अगर हमारे लोड के इंक्रीज होने से कोई जनरेटर या ट्रांसमिशन लाइन है वो आउट ऑफ सर्विस हो गई है और उससे जो वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है उसने लाइन के शंट कैपेसिटर से जो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस हो रही थी उसे तो कम कर दिया है और इंक्रीज्ड लाइन करंट से रिएक्टिव पावर की कंजम्पशंस बढ़ा दी है, तो उससे वोल्टेज में एक सक्सेसिव रिडक्शन होता है और इस तरह का लगातार अनकंट्रोल्ड जो वोल्टेज में डिक्लाइन होता है उसमें हमारा जो पावर सिस्टम है वो लोड की रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है उसे सप्लाई नहीं कर पाएगा और वोल्टेज कलेप्स हो जाएगा। किसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर का फ्लो होता है तो वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन की करंट कैरिंग कैपेसिटीज है उसे कंज्यूम करता है, हमारे जनरेशन के रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करता है, तो हमारी रियल पावर सप्लाई करने की कैपेसिटीज हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं और इंक्रीज्ड करंट कंडीशंस में ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा पावर लॉसेज होते हैं। तो हमें एक लाइन की रियल पावर ट्रांसफर कैपेसिटीज को मेंटेन करने के लिए, लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्टिव पावर की फ्लो को मिनिमम रखना जरूरी है और ये तभी संभव है जब हम लोड की रिएक्टिव पावर को लोकली सप्लाई कर दें। अर्थात अगर हमारे लोड की इंडक्टिव रिएक्टिव पावर की डिमांड है तो वहां शंट कैपेसिटर्स लगा दें और अगर लोड की रिएक्टिव पावर कैपेसिटिव नेचर की है तो वहां शंट रिएक्टर लगा दें। अक्सर हमारे लोड में इंडक्टिव नेचर होती है तो हम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए लोड जो इंडक्टिव नेचर के हैं उनके पैरेलल में कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं। इस तरह की रिएक्टिव पावर की कंपनसेशन या बैलेंसिंग को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर हमें लोड या जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो पहले से मालूम हो। अगर हमारी जनरेशन या ट्रांसमिशन सिस्टम्स में कोई आउटेज शेड्यूल्ड हो, मालूम रहे, तो उसकी रिएक्टिव पावर की कंपनसेशंस की जा सकती है। लेकिन हमारा लोड वेराइंग नेचर का है और ऐसी स्थितियों में जब लोड का मैग्नीट्यूड और पावर फैक्टर बदलता है तो हमारी जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, लाइन में शंट कैपेसिटेंस एलिमेंट रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है या सीरीज इंडक्टिव एलिमेंट कंज्यूम करता है, वो बहुत ज्यादा बदल सकती हैं और कई बार ये परिवर्तन इतना बड़ी अमाउंट का है कि उसे हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे परिवर्तन किसी भी लाइन की लोकेशंस पे दिन के किसी भी लोडिंग कंडीशंस में चेंज के हो सकते हैं। और एक सिस्टम में अगर कोई लोड की रिएक्टिव पावर डिमांड ज्यादा है और सिस्टम उसे सप्लाई करने की अगर कोशिश करता है और अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा रिएक्टिव पावर को ट्रांसफर करता है तो लाइन में वोल्टेज का कलेप्स हो सकता है। किसी पावर सिस्टम में पीक लोड कंडीशंस पर न केवल रियल पावर की डिमांड बढ़ती है, हमारी लोड की जो रिएक्टिव पावर डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है और ऐसी पीक लोड कंडीशंस अगर समर गर्मियों की सीजन्स में हो तो हमारी रिएक्टिव पावर फैन, एयर कंडीशनर, पंप्स जैसे लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और ऐसी स्थितियों में वोल्टेज में जो फॉल डाउन होता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो हमें पीक लोड कंडीशंस में इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए लोड के पैरेलल में शंट कैपेसिटर बैंक या सिंक्रोनस कंडेंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इंडक्टिव लोड की जो रिएक्टिव पावर डिमांड है उसे कंपनसेट करके वोल्टेज के लेवल को मेंटेन कर सकें। वहीं ऑफ पीक लोड कंडीशंस पे न केवल हमारी रियल पावर कम होती है, रिएक्टिव पावर की भी डिमांड कम हो जाती है। लाइनों में करंट कम होने से इंडक्टिव रिएक्टिव पावर की डिमांड कम हो जाती
है। और जो लाइन का जो शंट कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को जनरेट या सप्लाई करने लगता है और रिसीविंग एंड की वोल्टेज इंक्रीज होने लगती है। इस तरह की इंक्रीजिंग वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इंसुलेशन को डैमेज करने की कंडीशंस बना सकती है। जो सिस्टम में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस के कंपोनेंट्स हैं वो कोई ट्रिप सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ओवर वोल्टेज से बचने के लिए लाइन के पैरेलल में शंट रिएक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो लाइन के कैपेसिटिव एलिमेंट से जो सप्लाई हो रही है रिएक्टिव पावर की उसे कंपनसेट कर सके और वोल्टेज को स्टेबलाइज रखे। एक पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर का मैनेजमेंट या वोल्टेज कंट्रोल दो अलग रूप दिखते हैं, पर असल में वो एक ही एक्टिविटी के दो रूप हैं और ये दोनों कॉमर्शियली जो हमारे पावर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे रिलायबल और स्टेबल बनाने का काम करती हैं। लेकिन रिएक्टिव पावर का मैनेजमेंट या लाइन में वोल्टेज कंट्रोल एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और इसके दो कारण हैं। एक, हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो रिएक्टिव पावर का एक नॉन लीनियर कंज्यूमर है और ये जो रिएक्टिव पावर की कंजम्पशंस हैं वो सिस्टम की लोडिंग पर डिपेंड करती है। अंडरलोडेड कंडीशंस पे, लाइट लोड पे या ऑफ पीक आवर्स पे हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो रिएक्टिव पावर को जनरेट करने लगा है, उसकी जनरेशन ज्यादा होती है रिएक्टिव पावर अब्जॉर्प्शन से। वहीं हैवी लोडिंग पे, पीक आवर्स कंडीशंस पे हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करने लगा है। वहीं एक दूसरा तथ्य है कि एक पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो जनरेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर कोई मेजर ट्रांसमिशन लाइन या कोई जनरेटर आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होते हैं वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाकर हमारी रिएक्टिव पावर के बैलेंस को बिगाड़ते हैं और ऐसी स्थिति में लाइन का नॉन लीनियर बिहेवियर और कॉन्फ़िगरेशन में हुआ चेंज एक दूसरे के साथ कम्युलेटिव एक्शन करने लगता है। पावर सिस्टम में जो टिपिकल इंडक्टिव लोड्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स हैं, इंडक्शन फर्नेसेस हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर हो सकते हैं और जो बेलास्ट के साथ जो लाइटिंग सिस्टम्स हैं वो भी इंडक्टिव लोड हैं। इन सभी इंडक्टिव लोड्स में एक कॉइल कॉन्फ़िगरेशन करंट फ्लो से वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है और पॉजिटिव इंडक्टिव रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। इस रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए सिस्टम में रिएक्टिव पावर का मैनेजमेंट करने और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमें पैरेलल में शंट कैपेसिटर बैंक्स लगानी होती हैं, जिससे हम अपने पावर सिस्टम में करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस ज्यादा होने से पावर फैक्टर कम होता है उसे ऑप्टिमम यूनिटी के पास मेंटेन कर सकें। हमारी ऐसी शंट कैपेसिटर बैंक्स हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फीडबैक सिस्टम्स के साथ कंट्रोल एक्शंस हो सकती हैं और ये कैपेसिटर बैंक्स अपने कैपेसिटर कंपोनेंट को जरूरत के हिसाब से स्विच ऑन या ऑफ करके पावर सिस्टम में डिजायर्ड यूनिटी के आसपास पावर फैक्टर को मेंटेन करके इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर से कंपनसेट करके वोल्टेज को स्टेबल रखने में हमारी मदद करते हैं। ओवरलोड पीक लोड कंडीशंस पे शंट कैपेसिटर्स जहां वोल्टेज रेगुलेशन और रिएक्टिव पावर बैलेंस में काम आते हैं, वहीं जब लोड फ्लक्चुएटिंग हो, वो पीक और ऑफ पीक कंडीशंस पे वेरी करता हो, तो हम रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट के लिए वोल्टेज रेगुलेशंस को मैनेज करने के लिए सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस कंडेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टैटिक वार कंपनसेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सभी लोड कंडीशंस पे ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। जो स्टैटिक वार कंपनसेटर्स हैं वो बेसिकली शंट में कैपेसिटर और शंट के रिएक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज थायरिस्टर से कंट्रोल होता है और हम पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर की डिमांड के अनुसार शंट कैपेसिटर और शंट रिएक्टर्स के कनेक्शंस करके कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर के इफेक्टिव मैनेजमेंट से वोल्टेज को स्टेबल रख सकते हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से ट्रांसमिशन लाइन की जो रिएक्टिव पावर
पावर डिमांड है पीक और ऑफ पीक लोडिंग कंडीशंस पे किस तरह से बदलती है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और रिएक्टिव पावर ट्रांसफर से जो वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कंपनसेट करने के लिए लोड के लोकल एंड पर रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन किस तरह से किया जाता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और परीक्षाओं में इन विषयों पर आने वाले प्रश्नों के इफेक्टिव आंसर देकर आप अच्छे अंक पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।